अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल। मैं हूं मरियम खान, हमारे साथ हैं रऊफ क्लास्टा। प्रोग्राम में जो टॉपिक शामिल करेंगे उसके हवाले से बात करें। हुकूमत इत्तेहाद आईनी अदालत के बड़े मुतालबे से पीछे हट गया है। सेनेट में आईनी तरमीम पेश करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। PTI ने मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा बात की जाएगी SCO कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी मिलने के दावे। जयशंकर की मुलाकात के बाद पाक भारत डायलॉग दोबारा से शुरू होने की उम्मीद पैदा हो गई है। क्रिकेट डिप्लोमेसी उम्मीद करार है। और ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 250 से ज्यादा शहरी मारे जाने की इत्तलात मिल रही हैं। और बात करेंगे, नवाज शरीफ ने जयशंकर का दौरा आगाज करार दे दिया है। पाकिस्तान भारत को माजी भुलाने का मशवरा। भारतीय सहाफियों के पब से मुलाकात में नवाज शरीफ ने भारतीय टीम के दौरे पाकिस्तान की ख्वाहिश का भी इज़हार कर दिया। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी 10 साला सारा शरीफ के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है। वालिद इरफान शरीफ अपनी कमसिन बेटी के कत्ल में मुलविस निकले। अफसोसनाक वाक़े में मुलविस किरदारों की एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। और बात करेंगे अफगान शहरियों को पासपोर्ट का इजराक। कौमी असेंबली इजलास में बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। 5 साल में 56 लाख शादियां, रोजाना 50,000 पासपोर्ट की दरख्वास्तें, बैरून मुल्क जाने के लिए 19 लाख अफराद के रजिस्ट्रेशन के इंकशाफात भी सामने आए हैं। मेंबरान वज़ीर दाखिला पर क्यों बरस पड़े हैं, ये तमाम सूरत हाल होगी जिस पर हम बात करेंगे। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ, सीनियर सहाफ़ी हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। कामरान यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल खैरियत से। वालेकुम सलाम। कामरान यूसुफ साहब, SCO कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, क्या लगता है क्या कामयाबियां मिली हैं SCO कॉन्फ्रेंस से, और इसके अलावा सिफारती कामयाबी के हवाले से आपको क्या लगता है? और साथ में ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, और जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की है उससे कुछ बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की है, भारतीय सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। कहा है कि 75 साल तो हमने ऐसे ही गंवा दिए, अब आने वाले जो 75 साल है हम चाहते हैं कि बच्चे खुशगवार निकले। जी बहुत शुक्रिया, आपने काफी सारे सवाल किए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 बाय 1 उसके जवाब दूं। एक तो SCO कॉन्फ्रेंस की जहाँ तक बात है, आई थिंक थोड़ा सा एक समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ लोग जो इमीडिएट रिजल्ट्स की बात करते हैं, अगर किसी रीजनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो तो यूजुअली ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट एकदम से कुछ चीजें तब्दील हो जाएं। SCO एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, चीन और रूस उसको लीड करते हैं। 2001 में ये बना था और मगरिब में उसे देखा जाता है कि शायद ये वेस्ट को काउंटर करने का एक अलायंस है, तो कि चीन और रूस उससे अग्री नहीं करते। तो ये एक 2001 से चलती आ रही ये ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसकी एक्सपेंशन हमने देखा कि 2007 में हुई जब पाकिस्तान और भारत उसमें शामिल हुए, फिर ईरान को उसमें शामिल किया गया, अब मजीद जो कंट्रीज हैं वो भी उसमें शामिल होना चाहती हैं। पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से ये इसलिए अहम है क्योंकि बाकी मुल्कों के अंदर तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं, कोई इतना जरा हाइप भी नहीं क्रिएट किया जाता। पाकिस्तान में इसलिए हाइप ज्यादा हुई क्योंकि आपको पता है कि पिछले 9/11 अटैक्स के बाद जिस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर रही, तो यहाँ पर इस तरह की बड़ी कॉन्फ्रेंसेज नहीं हुआ करती थी। 2004 में हमने देखा कि आखिरी मरतबा जो सार्क समिट हुई, जब सार्क के जो लीडर्स थे वो पाकिस्तान इस्लामाबाद आए। फिर इससे जो बड़ी कॉन्फ्रेंस है कि जो 1997 में OIC की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त जो OIC के सरबराहान आए थे, तो उसके बाद से इतनी बड़ी ये जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई है, तो एटलीस्ट फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव ये एक चीज सामने आई है कि एक हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट ये शो कर रही है, क्योंकि रूस और चीन के प्राइम मिनिस्टर्स का यहाँ पर होना ये गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि रूस और चीन जो है वो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं और अब उनको इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स एक मौका था कि वो शोकेस करें कि हम एक नॉर्मल कंट्री हैं, और जिस तरह की सिक्योरिटी थ्रेट्स थी 6 अक्टूबर को चाइनीज के ऊपर जो हमला हुआ कराची में, उसके बाद खदशा था कि शायद चीन के प्राइम मिनिस्टर का दौरा कहीं कैंसिल ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने फिर सक्सेसफुली इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कोई मिसहैप नहीं हुआ, दो के शहरियों को तकलीफ जरूर हुई क्योंकि जो मैं इस्लामाबाद में जितने अरसे से रहता हूँ, इस तरह का लॉकडाउन एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में 3 दिनों में था। लेकिन शायद पाकिस्तान की मजबूरी भी थी, कोई चांस पाकिस्तान सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नहीं लेना चाह रहा था। दूसरी उसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ऑफ कोर्स जो वज़ीर ख़ारजा का विजिट था भारत के S जयशंकर। 9 साल के बाद किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का वो पहला दौरा था, तो कि पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने ये कहा कि वो जा रहे हैं सिर्फ SCO मीटिंग के लिए और कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो दौरा हुआ, मसलन जो दोनों
ममालिक की स्पीचेस थी, पहले प्राइम मिनिस्टर की, फिर एस जयशंकर की। उसी से पता लग गया था कि एक टोन सेट हो गई थी कि दोनों ममालिक ने अनलाइक पास्ट में या माजी करीब में, अगर आप यूएन में भी देखें तो एक दूसरे के खिलाफ काफी ताबड़तोड़ हमले किए, इल्जाम तराशी की। लेकिन एससीओ के फोरम के ऊपर हमें एक आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा जो रेटरिक है वो लो हमें नजर आ रहा है। और उसका नतीजा क्या निकला, जो मैंने आज अपने अखबार में खबर भी की है कि उसके नतीजे में गैर रस्मी जो गुफ्तगू है वो पाकिस्तान के वज़ीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और जयशंकर के दरमियान हुई है। और जिस तरीके से वो मीटिंग अरेंज की गई वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इस तरीके की मैसेजिंग हुई। जयशंकर ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो लंच के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के साथ इसहाक डार के साथ बैठना चाहते हैं। और वहां पर क्या डिस्कशन हुई एटलीस्ट ये दोनों में से कोई एक ही बता सकता है, पर जो मेरे जराए ने बताया कि वो मोर देन द यूजुअल जो कर्टसीज होती हैं। और उसका फिर जो इंडिकेशन ये भी आई कि खुद जो एस जयशंकर ने, ये भी अनयूजुअल था, ट्विटर के ऊपर शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर का, इसहाक डार का, हुकूमत पाकिस्तान का, कि जो उन्होंने उनकी मेजबानी की और जिस तरीके से फराख दिली का मुजाहरा किया। और इस एतबार से जो हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात की नौयत है, बगैर किसी मिसहैप के, बगैर किसी इल्जाम तराशी के स्मूथली भारतीय वज़ीर खारजा के का दौरा हो जाना, आई थिंक इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ये एक ब्रेक थ्रू से कम नहीं है। जी बहुत शुक्रिया कामरान आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं इस पे सवाल पूछना चाह रहा था, शो से पहले मेरे जहन में था कि ये कामरान आ रहे हैं हमारे साथ, उनसे ज़रूर पूछेंगे आपकी, क्योंकि फ़ॉरेन ऑफिस में अदरवाइज़ भी बड़े सोर्सेज अच्छे हैं। आपको लगता है, मेरा कोई खबर नहीं है मेरे पास, मेरी रीडिंग है, असेसमेंट है, प्लीज़ आप इस पर कमेंट कीजिएगा, क्या जयशंकर साहब के पाकिस्तान आने से पहले कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों मुल्कों में कि ठीक है जी कि मैं आता हूँ, मैं वहाँ पर आके टेररिज्म पे बात नहीं करूँगा, मींस पाकिस्तान को जो आपने भी बात की है, ये पहले होता था कि पाकिस्तान का कहा जाता था कि बॉर्डर से आप ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म, और नाम लेके कहा जाता था प्रॉक्सीज़ हैं बला बला। तो उन्होंने कहा जी हम नाम नहीं लेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे टेररिज्म पे, आपकी सहल पे खड़े होकर, आप भी अपनी सहल पे खड़े होकर कश्मीर की बात नहीं करेंगे। तो हमने देखा है कि ये अंडरस्टैंडिंग के बाद ही वो पाकिस्तान आए हैं, ये दौरा ये मुमकिन हुआ है। दोनों साइड्स ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि चलें कि वक्ती तौर पर हम इस फोरम पे न कश्मीर की बात करते हैं तो न टेररिज्म की बात करते हैं। ये मेरी असेसमेंट को ठीक लग रही है कि इसके बाद ये दौरा मुमकिन हुआ है? सर नहीं, बिल्कुल आपकी रीडिंग ठीक है। और आप तो अपनी असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ। आई थिंक दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं और ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस मीटिंग के बाद मेरी पाकिस्तान के एक बड़े जिम्मेदार जो ऑफिशियल हैं जो सारे मामले को डील करते हैं, उनसे मेरी डिस्कशन हुई और उन्होंने कंफर्म किया कि क्या ये चीज़ें तय थी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को अप्रोच किया गया था और इंडिया की तरफ से भी कहा गया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के कोई ऐसी बात नहीं करेंगे तो हमारी तकरीर भी उस तरह की नहीं होगी, हम भी आपको इस तरह की बात नहीं करेंगे जिससे मामलात खराब हो। तो क्लियरली एक अंडरस्टैंडिंग थी कि रेटरिक को लो डाउन किया जाए। जो मेरी बल्कि मालूमात हैं कि इवन के लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बैक चैनल चल रहे थे, ये ऐसा नहीं है कि ये विजिट आउट ऑफ द ब्लू हुआ है। और ये बात आप याद रखें कि उन्होंने रात स्टे किया है, इवन ऐसा भी नहीं है कि ये मुमकिन था क्योंकि दिल्ली को इतना दूर नहीं है, ऐसे ही आप लाहौर से उठ के इस्लामाबाद आ जाएं, वो जहाज लेते सुबह सुबह आते 2 घंटे के लिए और इधर से वापस चले जाते। उन्होंने रात स्टे किया, फिर पब्लिकली जो हैंडशेक हुआ, पहला जो हैंडशेक था उसमें आपको एक एंजाइटी नजर आ रही होगी। एस जयशंकर की भी, प्राइम मिनिस्टर भी थोड़े अनकंफर्टेबल थे। नेक्स्ट डे अगर आप देखें तो वो दोनों तरफ से बड़े रिलैक्स थे। फिर उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट भी किया, ये भी मुझे पता चला है कि जो उन्होंने ट्वीट किया ये भी एक अंडरस्टैंडिंग थी और बताया था इंडिया की साइड में कि अगर विजिट प्रॉपरली गया तो ये हम शुक्रिया का एक ट्वीट जो है वो करेंगे। और जो मेरी हुकाम, तो इसलिए ये बज़ाहिर तो नजर आता है कि शायद ये कोई प्लान नहीं था, लेकिन आई थिंक बहुत सी चीजें प्लान हुई हैं। और मैं जितना पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को कवर किया है, जब भी एक मफाहमत की बात होती है तो पहला क्या काम किया जाता है, सबसे पहला काम किया जाता है कि दोनों ममालिक के जो ऑफिशियल्स हैं, दफ्तर खारजा हैं, वो अपने बयानात में जो उनकी तेजी है उसको कम करें। तो मुझे लगता है कि वो पहला बड़ा कॉशियस किस्म का स्टेप लिया गया है, क्योंकि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अभी बहुत ज्यादा हमें एक्साइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताल्लुकात की नौयत ऐसी है, कुछ भी हो सकता है।
बट एटलीस्ट गिवन के मैं गोवा में भी गया था जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे बिलावल, वहां पर भी तवक्को थी कि शायद हालात बेहतर हो, वहां पर तो जो ताल्लुकात थे मजीद खराब हो गए, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी की। तो इसलिए जो आपकी रीडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी बहुत सी चीजें जो है बिहाइंड द सीन अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, और उसी के नतीजे में ये जो विजिट है बगैर किसी हिकअप के हुआ है। नहीं मेरी खैर, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको कंफर्म किया, मेरे पास खबर नहीं थी। मैंने जस्ट जो मुझे नज़र आया है दोनों साइड से कि दोनों साइड्स ने अवॉइड किया है कि पाकिस्तान ने बात नहीं की कश्मीर के हवाले से, उन्होंने यहाँ टेररिज्म की बात नहीं की, और फिर जैसे आप कह रहे हैं कि तल्लुकात या उनकी आपस में बॉडी लैंग्वेजेज या मिलना जुलना बेहतर हुआ है, तो मेरा ये ख्याल था कि कहीं ना कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग के बाद चीज़ें हुई हैं। एक और बात बताइएगा सर के जब वो यहाँ पर आए हैं तो एक बड़ा इनके रस्मी सा उनको वेलकम दिया गया जयशंकर साहब को, पाकिस्तान के एक मतलब फॉरेन ऑफिस के एक ऑफिशियल को भेजा गया रिसीव करने के लिए, और उनका ट्वीट भी जैसे आपने भी कहा बड़ा फॉर्मल था एक यानी टेंशन वाले उसमें, बस ठीक है जी हम आ गए हैं क्या करें मजबूरी है, लेकिन जाते हुए जैसे आप कह रहे हैं बड़ा इंतहाई वाम और बड़ा शुक्रिया अदा करके गए थे। तो ये फॉरेन ऑफिस ने इतना मतलब इस लेवल पर जो उनको रिसीव किया गया है, मुझे नहीं पता डिप्लोमेटिक क्या कटसी होती है किस लेवल पे इस तरह के जब जाते हैं भेजा जाता है, तो कोई फॉरेन सेक्रेटरी भेजा जा सकता था, चले फॉरेन मिनिस्टर साहब समझते थे कि मैं नहीं जा सकता या वट एवर, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह उनको रिसीव किया गया दैट वाज वेरी फॉर्मल, एक फॉरेन ऑफिस के एक ऑफिशियल को भेजा गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये सारी फॉरेन मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए। आई थिंक ये कोई हैरान कुन थिंग था, सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि जो ताल्लुकात की नोयत है वो ऐसी नहीं है कि हमारे इवन फॉरेन सेक्रेटरी भी उनको रिसीव करने जाते या फॉरेन मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब गोवा में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे, तो उस वक्त भी जो उनके वजारत खारजा के ऑफिशियल थे, बल्कि वो पाकिस्तान में अब भी दौरे पर आए हुए थे, जेपी सिंह तो नहीं थे, जेपी सिंह ने जेपी सिंह ने यहाँ पे रहे हाई कमीशन में रहे, वेरी वंडरफुल मैन, बड़े फ्रेंडली और बड़े, उनका भी वैसे आपस की बात है कि बड़ा रोल है जो कल इस्लामाबाद के अंदर जो भी बैक एंड फोर्थ बातें होती और बड़ा फ्रेंडली बंदे पाकिस्तान के साथ तल्लुकात के बड़े हामी हैं, पाकिस्तान में रहे भी हैं तो काफी उनके यहाँ पर, तो वही आई थिंक उसी को रेसिप्रोकेट किया गया जो हमारे यहाँ रिसीव किया, वो बीजी साउथ एशिया और उनके साथ जो डायरेक्टर इंडिया थे उन्होंने उनको रिसीव किया, क्योंकि उस वक्त चीजें क्लियर नहीं थी ऑब्वियसली बहुत। आपने हमारा पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो ऑफिशियल्स जो है ना वो हॉस्टेज होते हैं, या हुकूमतें जो हैं वो पब्लिक जो डोमेस्टिक प्रेशर होता है, इसीलिए जो पहला हैंडशेक था अगर आप देखें 2017 के बाद वो भी पब्लिकली हुआ, प्राइवेटली ये आपस में मिलते रहते हैं। गोवा में भी बिलावल भुट्टो की और जयशंकर की प्राइवेटली हैंडशेक हुआ था, लेकिन पब्लिकली उन्होंने नहीं किया कि वहां पर जयशंकर को था कि इलेक्शंस होने हैं, बैकलैश आएगा, तो इसलिए आई थिंक वो एहतियात बरतते हैं कि ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान के। सर ये कमरान भाई, नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है और जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि जो होना था पीछे हो चुका, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और आपको याद होगा उस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। 2019 में जनरल बाजवा साहब की मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों से, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि जनाब हमारी इंडियन लीडरशिप से बात हुई है, दुबई में हुई है, जिसमें जनरल फैज़ गए थे, वहाँ से मेरा ख्याल है उनके आए थे, उनके दोवल साहब आए थे शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा, या उनकी एजेंसी के बंदे जो थे, तो हमारी डील हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कश्मीर को हम बैक बर्नर पर डाल रहे हैं 20 साल के लिए। तो आपको लगता नहीं है वज़ीर आज़म साहब के बयान से, पाकिस्तान हुकूमत की स्ट्रेटजी से कि 2019 की पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है कि जनाब कश्मीर को वक्ती तौर पर थोड़ा सा साइड पे कर दें, कश्मीर में भी इलेक्शन हो गए, वहाँ भी वज़ीर आला एक नए आ गए हैं, चलें हम इसका बियॉन्ड ये जो है ये कश्मीर जो है हम थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ साहब का बयान आपको लग नहीं रहा उसी साइड पे है? देखिए जो नवाज शरीफ है ना वो बड़े कंसिस्टेंट है अपनी पॉलिसी में, वो जब भी प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, और आज भी उनकी जो पॉलिसी है बड़ी कंसिस्टेंट है। लेकिन ये बात भी हकीकत है ये ओवरऑल नवाज शरीफ के जो बयानात बरखत से मिलना, आज फिर जो बाकी साथी भारतीय थे उनके साथ मिलना, उसमें पॉजिटिव मैसेजेस देना, ये भी मेरा ख्याल है कि कोई आइसोलेशन में नहीं है, क्योंकि उसकी दूसरी एक और एस्पेक्ट भी है कि यहाँ पर जो इस्लामाबाद में मीडिया सेंटर बना हुआ था, पाक चाइना सेंटर पे, मैं वहाँ पे मौजूद था, तो पहले दिन वहाँ पर जो अनवरुल हक काकड़ साहब जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो भी वहाँ पर आए, उन्होंने तमाम जो इंडियन मीडिया उन लोगों को इंटरव्यूज दिए, और हमें भी पता है कि जो काकड़ साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने एक जो इंटरव्यू द हिंदू अखबार को भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज, एस्टेब्लिशमेंट, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं
उनमें ये इत्तेफाक है कि भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं। तो वहां पर यही चहमगोइयां हो रही थी कि शायद उनको भेजा गया है कि आप ये मैसेजिंग करें, उधर से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, इधर से काकड़ साहब को भेजा गया, फिर यहाँ पर हमने उनको अच्छे तरीके से रिसीव किया जयशंकर को। अब जो दूसरा सवाल है आपका कि क्या वही बाजवा साहब का जो फार्मूला था कि जो चीन भी हमसे कहता है कि कश्मीर पर अपनी पोजीशन ना छोड़ें, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर ओन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाकी मामलात आप ठीक कर लें। अब इसके हवाले से भी जो मेरी बात हुई कि आगे क्या होगा, तो ये दफ्तर खारजा में जो हुकाम है वो यही कहते हैं कि भारत की पोजीशन बड़ी क्लियर है, बल्कि भारत ने ये कह दिया है कि आपकी जो चाहते हैं कि स्टेट होल्ड रिस्टोर हो, वो इलेक्शंस अब हो गए हैं, हम स्टेट होल्ड जो है ना मकबूजा कश्मीर की रिस्टोर कर देंगे, तो आपको जो फेस सेविंग चाहिए वो आपको मिल गई है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब आपके साथ टॉक्स होंगे तो हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, बाकी तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो बड़े एक सीनियर एहलकार दफ्तर खारजा में मेरी उनसे बात हो रही थी कि ये फैसला फिर हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, स्टेक होल्डर्स को करना है कि क्या वो इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर सकते हैं कि आप भारत के साथ मुज़ाकरात करें और उसमें कश्मीर का जिक्र ना हो। कहता है ये फैसला हमने करना है और ये फैसला मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर जनरल बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब की दोनों की, मुझे लगता है इंडिया पॉलिसी सेम है, अगर मैं ठीक रीड कर रहा हूँ कि बाजवा साहब भी बड़ा चाहते थे कि तल्लुकात ठीक करें। 2019 में जो उन्होंने जर्नलिस्टों को ब्रीफिंग की थी, पूरा उन्होंने अपना आइडिया उनके साथ शेयर किया था कि क्या क्या हम करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब भी वही चाहते हैं, तो बाजवा साहब को तो फिर कंटिन्यू करना चाहिए था नवाज शरीफ साहब के साथ। उनके लिए वो बेहतर प्राइम मिनिस्टर थे कि दोनों मतलब सेम पेज पे थे। तो ये दोनों बेहतर तरीके से मेरा ख्याल है ये पाक इंडिया रिलेशनशिप को एड्रेस कर सकते थे। ये बाद में डिबेकल हुआ, जो सारा उनकी हुकूमत गई, डिसमिस हुए, वट एवर जो भी हुआ। ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट जब जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट हुई थी, नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ अपॉइंट किया था, तो उस वक्त मैंने अपनी स्टोरी में कि इनके बारे में कहा जाता था कि ये बड़ा प्रो पीस और प्रो इंडिया है। yes. और एग्जैक्टली मैंने वो स्टोरी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जो मेन रीजन कि जनरल बाजवा को पिक किया नवाज शरीफ ने, बिकॉज उनको ये पता था कि जनरल बाजवा जो हैं वो भारत के साथ अमन के लिए या पीस प्रोसेस के लिए रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन ये भी फिर आयरनी है कि फिर उन्होंने नवाज शरीफ को कहते हैं कि फिर एस्टैब्लिशमेंट ने जब जनरल बाजवा थे फिर हटवा भी दिया, और ये एक बड़ा अजीब सूरत हाल है। और बाकी बिल्कुल जो जनरल बाजवा है, वो जो आप ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ तो जो भी बात कर रहे हैं, जनरल बाजवा तो 10 स्टेप आगे जाने के लिए तैयार थे। मुझे बिल्कुल पता है कि जब इवन वो पिंडी के कोर कमांडर थे, वो कोर कमांडर जनरल राहील शरीफ को ये कहा करते थे कि कश्मीर जो है उस पर हमें स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। वो कहते थे कि कश्मीर वो बच्चा है जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं, जिसको आपने सजा भी दी है, जिसको मुर्गा भी बनाया है, जिसको आपने डंडे भी मारे हैं, लेकिन बच्चा वो फिर भी नहीं पढ़ रहा। तो लगता नहीं है कि हमें अब अगर एक बच्चा पढ़ने नहीं चाहता तो एक स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। मतलब ये है कि उनका ये ख्याल था कि जो हमारी करंट स्ट्रेटेजी है उससे तो कश्मीर हमें मिलने वाला नहीं है, तो हम अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको तब्दील करें। तो जनरल बाजवा का जो मॉडल था वो तो ये कहते थे कि यहाँ पर खोल दिए जाए बॉर्डर्स, जो हिंदुओं की यहाँ पर मुकद्दस मकामात हैं उनको आने दिया जाए, रिस्ट्रिक्शंस ना हो और वीजा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सॉफ्ट बॉर्डर आप कर दें। उनकी तो यहाँ तक की पॉलिसी थी, लेकिन ऑफ कोर्स उसको फिर स्कटल किसने किया ये भी सब जानते हैं। वो बड़े नाराज भी थे। जब बातें आगे बढ़ी थी तो इमरान खान साहब नहीं वो आगे उसको होने नहीं दिया। वो ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, आपकी इंडियन जर्नलिस्टों से मुलाकातें हुई, वहाँ सेंटर में मौजूद थे, क्या रीडिंग थी उनकी? पाकिस्तान साहब बड़े अरसे बाद आए हैं, वो भी क्या उनका इस्लामाबाद या ट्रैवल करके आए हैं लाहौर से यहाँ तक, या अदरवाइज अगर हॉस्पिटैलिटी मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी की, सेंटर बड़ा अच्छा था, वो तो हम चीज़ें देख रहे थे, इस्लामाबाद देख के मुतासर भी हुए हैं। कोई आपकी बातचीत हुई होगी इंडियन जर्नलिस्टों से, क्या रीडिंग थी सर उनकी? नहीं, बिल्कुल बातचीत हुई है, गोवा में मुलाकात हुई थी, बहुत सारे तो एक कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। एक जो चीज ऑफ कोर्स, और कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बड़े फ्रीक्वेंटली आते हैं, लेकिन ये बहुत अरसे के बाद उनका विजिट हुआ है, कई 10-12 साल पहले आए थे और अब वो आए हैं। तो एक तो ऑफ कोर्स जो इस्लामाबाद में लॉकडाउन था, थोड़े वो इसलिए परेशान भी थे और दुखी भी थे कि ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान आप आते हैं तो पीछे आपकी फैमिली एक डिमांड होती है कि जी वहां से शॉपिंग करके आए। तो लाहौर का कह रहे हैं जी वीजा भी नहीं मिला, तो कि वो फिर नवाज शरीफ से मिले, तो मे भी लाहौर में उनको मौका मिला हो, उन्होंने शॉपिंग की हो। तो जो ओवरऑल रीडिंग है ऑफ कोर्स उनका मतलब यही कहना था कि कुछ ड्रामेटिक वो तब्दीली को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये वो जरूर कह रहे थे कि भले एस जयशंकर ये कहते रहे कि वो SCO समिट के लिए आए हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब भारतीय वजीर खारजा का प्लेन पाकिस्तान की सरजमीन पर आया, वो लैंड किया, तो इसका मतलब वो बायलैटरल हो गया, तो कुछ ना कुछ तो है।
जो पर्दादारी है, जो लोगों को अभी नहीं पता, उनका ये ख्याल था कि कुछ ना कुछ हो रहा है। दूसरा इंटरेस्टिंग ये बात थी कि आपको पता है कि इस वक्त भारत के जो ताल्लुकात है कनाडा से इंतहाई खराब हैं। तो इस बात पे भी वो हंस रहे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात हैं कम से कम उतने खराब नहीं है जितने कनाडा और भारत के हैं। अच्छा, उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने एक बात की कि मोदी साहब को खुद आना चाहिए था। अभी वो कह रहे थे कि अगर इनकी समिट जो होनी क्लाइमेटिक चेंजेस पे, अगर वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी जाते हैं, मोदी साहब भी आते हैं, इनको मुलाकात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मोदी साहब को खुद भी आना चाहिए था यहाँ पर पाकिस्तान में। और वो ये भी कह रहे थे जनाब कि अगर वहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम आती है तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होता है अगर इंडिया में, तो मैं खुद जाऊँगा। तो इसका मतलब जो आप बात कह रहे थे कि बैकडोर चैनल पे तो ये बातें हुई हैं, तो इसका क्या रिस्पांस करेगा इंडिया? मोदी साहब या जयशंकर साहब या बाकी जो हैं, इसको कैसे देखेंगे नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू को? आई थिंक नवाज शरीफ के बारे में तो ये आई थिंक भारत के अंदर जो मैं भी गया हूँ और अदरवाइज भी जब उनके ऑफिशियल से भी बात करें, वो कहते हैं कि अगर कोई एक पाकिस्तान में सियासी रहनुमा जिस पर आज भी लोग भारत के अंदर रिस्पेक्ट से देखते हैं या इस नजर से देखते हैं कि उन्होंने जब जब कोशिश की, वो जेन्युइन कोशिश की कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाए, तो वो नवाज शरीफ हैं। तो नवाज शरीफ के बारे में तो कोई डाउट नहीं है कि मोदी भी आज पर्सनल उनके रिलेशनशिप ही थे, उसको वो करते हैं। लेकिन क्या उनकी इस पॉलिसी के हवाले से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो अल्टीमेट फैसला करती है, क्या उसे एग्री करती है? सिग्नलिंग तो है ये कि वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा जो इंडिया के साथ मामला ठंडे हों। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मेरा नहीं ख्याल कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं या उनकी जो गवर्नमेंट है वो हमारी टर्म्स के ऊपर अब एंगेजमेंट करना चाहेगी। सवाल ये है कि फैसला पाकिस्तान ने ये करना है। हमारी कोई बड़ी टर्म्स तो नहीं हमने पेश की कामरान को, हमने तो कोई टर्म्स नहीं पेश की। मेरा ख्याल है वी आर जस्ट गिविंग गुडविल जेस्चर। नवाज शरीफ साहब की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से तो कोई टर्म्स नहीं पेश की गई सर। नवाज शरीफ की तो ऑब्वियसली वो पावर में तो नहीं है। जो टर्म्स ये हम जो कहते हैं कि मसलन आप 5 अगस्त 2019 वाली सिचुएशन पे वापस चले जाएं, एक जो रेटरिक है, लेट्स से वो तो पिछली हुकूमत के थे, इनकी तो नहीं। ये हुकूमत भी तो यही, आई नो, ये हुकूमत भी तो उसके बगैर मुमकिन नहीं है ना कि आप एम्बेसडर्स को ये रिस्टोर करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है। इशू सिर्फ ये है कि टर्म्स की मैं जब बात करता हूँ, एटलीस्ट हम जो ज़बानी कलामी बात करते हैं कि कश्मीर जो है वो कोर इशू है, तो अगर भारत कहे कि जी आप इसको ये कहना छोड़ दें, तो क्या पाकिस्तान में कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अफोर्ड कर सकती है? यही तो वजह थी कि जो इमरान खान थे, जब बाजवा और पीछे फैज और ये सारा बैक चैनल चल रहा था, इसी वजह से तो शाह महमूद कुरैशी ने और शरी मजारी ने इमरान खान साहब को समझाया कि ये तो आपके लिए सियासी खुदकुशी है कि अगर इन टर्म्स के ऊपर आप भारत के साथ एंगेजमेंट करेंगे तो आप तो सारी जिंदगी आपके साथ लग जाएगा कि आपने कश्मीर को बेच दी है। लास्टली वैसे अगर उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ये करने देते तो शायद आज जेल ना बैठे होते बेचारे, ना ये चीज़ें हो रही होती कि आर्मी अगर थोड़ा सा पीछे जा रही थी, एस्टेब्लिशमेंट का क्लाउड पावर जो है वो बहुत कम हो जाती, क्योंकि कश्मीर या इंडिया की वजह से तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट की पावर। तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो अगर आज जेल में बैठे हुए हैं तो मेरा ख्याल है उसमें एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने पाक तल्लुकात ठीक नहीं होने दिए थे इंडिया वगैरह से के साथ। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल ठीक। वो अगर एक जो बहुत से लोग शायद नहीं जानते, जो एक बहुत बड़ी रीजन ताल्लुकात खराब होने की वो यही है कि जनरल बाजवा साहब यही कहते थे कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतनी एफर्ट्स की कि भारत के साथ ताल्लुकात को ठीक किया जाए। और जो हमारे ऊपर इल्जाम लगता था कि जी पहले हमारे यहाँ सिविलियन हुकूमत है, वो ताल्लुकात बेहतर चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाहती, और जब एस्टेब्लिशमेंट तैयार हो गई तो सिविलियन हुकूमत ने हमारा साथ नहीं दिया, तो उसका उनको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में आज भी गम है कि उनका वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। वो सहाफी खिलाफ हो गए, सियासतदान जो सबसे बड़े ये ताने देते थे फौज को कि भाई साहब आप इंडिया से ताल्लुकात ठीक नहीं होने देते, और जब वो राजी होगी पूरी फौज के हम करना चाहते तो हम खड़े हो गए डांग सोटे लेके, सहाफी भी सियासतदान भी हम नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी दिफाई तज्ज़ियाकार मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।